लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। हम उन खास बयानों की बात करेंगे जो देश और दुनिया पर डालते हैं अपना असर। सबसे पहले बात गाजा में बेहद अमानवीय परिस्थितियों से जूझ रहे मासूम बच्चों की। यूनाइटेड नेशंस के आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने गाजा को लेकर खुलासा किया है कि वहां भूख से मर रहे बच्चों के शरीर अपने ही अंगों को खा रहे हैं। टॉम फ्लेचर ने कहा कि राहत एजेंसियां इन बच्चों को बचाने के लिए हाई प्रोटीन पीनट बटर देना चाहती हैं, लेकिन इजराइल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। Kids dying of starvation, effectively their bodies consuming their own organs. What we give them to try and avoid that is this kind of high protein peanut butter Yes, paste. I know what it is, and yeah. we've been told we can't bring peanut butter in because it's a luxury, because Hamas might try to steal the peanut butter. So we are on the border every day arguing. Seriously, we are fighting to get our convoys through. We're getting a little bit more in now, but it is still a drop in the ocean. And what we're seeing in Gaza City is utterly horrendous. And again, people who've been displaced time and time again. The lucky people are the ones living under tents. The lucky people are the people who can escape, but we're there. We will stay and deliver. We've got our colleagues remaining in Gaza City to save as many lives as we can and to bear witness and testimony to what we see. I'm literally trying to process the peanut. It's called the plumpy thing, right? I've seen it given in desperate situations all over the world. And you're telling me that is being forbidden. It's on a list of banned substances into Gaza? Yeah, and what we have to deal with each day are these bureaucratic restrictions. We deal with the rules changing all the time. You know, we get convoys across the border, we unload, we then have to load them up again onto different lorries. We then don't get the permission to move. We get sent down the road where the looters are waiting, desperate, starving, hungry people. My colleague in Gaza has been documenting each day in videos the reality of what we face on those convoys. And guess what? She's about to lose her visa and get kicked out. Because she's trying to tell the world what you are not allowed in to tell the world. लद्दाख में हुई हिंसा के बाद अपेक्स बॉडी ने केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के मुद्दों पर बातचीत से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अपेक्स बॉडी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि लद्दाख में शांति बहाल होने तक किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। दौर शुरू करने के लिए तय भी हो चुका था, डेट भी मिल चुका था। हम वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन बहुत विलंब से डेट मिलने के कारण कुछ आपस में हमारा डिफरेंसेस था, लेकिन वो सब भी था। लेकिन अचानक इस घटना की वजह से अब हम लोगों ने, जैसे कि कल हमें रवाना, तो आज के दिन हमें रवाना होना था बातचीत का दौरा करने के लिए। तो इस माहौल में कल एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हमने मुनाकात किया और हमने ये तय किया, सर्वसम्मति से तय किया कि जो माहौल इस वक्त लद्दाख में बना हुआ है उसको देखते हुए जब तक लद्दाख में अमन और शांति कायम नहीं हो जाता है, साजगार माहौल नहीं बनता है, तो हम लोग सर्वसम्मति से फैसला किया हम किसी बातचीत के दौर में शामिल नहीं होंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के एक प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। गहलोत ने कहा कि एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी, जो निंदनीय और लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। उन्होंने इस घटना पर बीजेपी की चुप्पी को भी गंभीरता से लिया और कहा कि ये पार्टी की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। पूरा देश जानता है कि देश के अंदर महात्मा गांधी को भी और इंदिरा गांधी को भी किस प्रकार गोली मारी गई, जो देश को एक अखंड रखने के लिए संकल्प की हुई थी। और आज राहुल गांधी के ऊपर जो कमेंट किया है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि इनकी छाती में गोली मार देंगे, आप कल्पना कीजिए कि ये किसी प्रवक्ता को बोलना और उसके बाद में बीजेपी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष नड्डा साहब, इनका चुप रहना
ये चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। रूलिंग पार्टी का अगर अध्यक्ष या उनके जो अन्य नेता हैं वो कमेंट ही नहीं करे तो ये चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। देशवासी क्या सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर ये कमेंट हो सकता है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे। और ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए, अब कहाँ चला गया इनका ये जुमला। इतना बड़ा प्रवक्ता खुल करके लाइव डिबेट में बोल रहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए या मार दूंगा, और सब चुप हैं। ये हम बार बार कहते हैं ये बीजेपी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे बीजेपी सरकार के हर अच्छे काम का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करें। इसके लिए बीजेपी वर्कर्स को सदा सजग रहना होगा। पीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित करना है कि जीएसटी सुधार का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जीएसटी सुधारों को सफलता बताते हुए इसमें राज्य सरकारों का सहयोग भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं तो असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। इस तरह के कॉन्क्लेव एक तरीके से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाते हैं। और साथियों, जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं तो असंभव लगने वाले भी जो कार्य हैं वो स्वाभाविक रूप से संभव हो जाते हैं। तब विकास का एक नया अध्याय लिख दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है जीएसटी। और इसमें मैं समझता हूं कि हमने एक माइलस्टोन रिफॉर्म हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और यह रिफॉर्म केवल तभी संभव हो पाया जब केंद्र और राज्य सरकारों ने एक मंच पर आकर कंसेंसस बनाया, सहमति बनाई, तभी जाकर यह हो पाया। यही नहीं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान को याद कीजिए। केंद्र ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, राज्य सरकारों ने उसे गांव गांव गली गली तक पहुंचाया है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन का कितना महत्व होता है, इसकी यह मिसाल है। परिणाम यह हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहीं सफल हुआ है तो भारत में सफल हुआ है। अब स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना भी इसी प्रकार की साझेदारी, इसी प्रकार के परस्पर सहयोग की वो गवाही देते हैं। जब मिलकर काम किया जाए तो करोड़ों परिवारों को शौचालय, स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं और आज मिल रही हैं। यह सिद्ध करता है कि जब सहयोग की भावना होती है। बिहार की जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में अपनी आय को लेकर आरोपों का जवाब दिया। पीके ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विभिन्न पार्टियों और कंपनियों को सलाह देने और रणनीति बनाने के लिए
पिछले 3 सालों में 241 करोड़ रुपए कमाए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 वर्ष में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। पीके ने जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को भी खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी ने अगर 7 दिनों में अपना मानहानि का नोटिस वापस नहीं लिया तो उनकी 500 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया जाएगा। का मामला हुआ खत्म, ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 ही मुद्दा है। जो वैभव विकास ट्रस्ट के लोग हैं, जियालाल आर्या जी हैं, उनको आकर प्रेस में बताना है कि उनके ट्रस्ट में 100 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कैसे खरीदी गई है। दूसरा बात सम्राट चौधरी पर है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं। आपने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर जेल से बाहर आ पाए थे। आपने अपने एफिडेविट में मान लिया कि 1995 में जब आप हत्या के अभियुक्त बने तो आप 26 साल के थे। तो जब तक कोर्ट ने से आपको बरी नहीं किया जाता है तब तक आप उप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, आपको जेल में रहना है, ये बताना है। और अंतिम बात ये कहा गया है कि शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में सम्राट चौधरी अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता से बताए कि उसमें उनकी कोई भूमिका अभियुक्त या संदिग्ध के तौर पर है ही या नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर कई सर्वे हो रहे हैं जिनमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस बीच एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा कि बीजेपी एनडीए समर्थक चाहते हैं कि कम से कम एक बार बीजेपी सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि बिहार में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कि बिल्कुल जैसे हम लोग अभी वहां पर हैं, मौजूद हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तो सबकी एक ये जरूर, ऑफकोर्स वो जो बीजेपी या एनडीए का वोटर होता है और एक महागठबंधन का जो वोटर है, एक प्रशांत किशोर का वोटर है, तो आज भी बीजेपी का या एनडीए का जो वोटर है उसके अंदर एक ये चाहत है कि यार बीजेपी की एक बार तो सरकार आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नीतीश कुमार को मान लो 20 साल से देख रहे हैं, तो बीजेपी को हमको एक भी बार देखने का अवसर नहीं मिलेगा और हम सीधे किसी और को वोट कर देंगे जाके। ये बीजेपी और एनडीए वालों का ये बिल्कुल खुल के ओपनली ये वार्तालाप होता है और वो कहते हैं कि एक बार तो बीजेपी की सरकार, वो कहते हैं एक बार तो बीजेपी की सरकार। वो बोलते हैं ना कि एक बार स्वाद तो चख लें। जब पूरा का पूरा देश इसको देख रहा है, बोल रहे हैं बीजेपी वाले, तो एक बार हम भी देख लें कि उसमें कैसी बीजेपी की सरकार हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए एक नई योजना की जानकारी देते हुए दावा किया कि इस योजना में गाजा में युद्ध के बाद के शासन की स्थापना शामिल है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ समझौते अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों से इसे व्यापक समर्थन मिला है। You've dealt with all of these figures in that region. You know how tenuous this can be. One step forward, 2 steps back. Yes. You feel this one is different? I do, because we have so much widespread support from all of the Gulf Coast Arab countries. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।